हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर सेकंड लेक्चर ले रहे हैं और हम आज बात करेंगे सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में एंड देन हाइड्राइड्स को डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो जो 15th ग्रुप एलिमेंट होते हैं ये +3 -3 +5 जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा फाइंड आउट होते हैं। लेकिन नाइट्रोजन जो है इसमें एक्सेप्शन केस है। ओके, और यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे। जैसे मान लो मैंने कंसीडर किया है यहाँ पे फॉस्फोरस। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 15 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या रहेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो 15 हो चुके हैं। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका वो कितना है? 3s2 एंड 3p3। दैट इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ फॉस्फोरस। अब देखिए यहाँ पर जब ये ग्राउंड स्टेट के अंदर रहेगा तब हम कैसे बनाएंगे? ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल। 3s और 3p बना रही हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ, बाकी किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो ये s ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2, और p के अंदर कितने हैं? 3। तो 1 2 एंड 3। इट मीन्स it is present in this case +3 oxidation state. In excited state, it is also possible that the electrons these electrons are excited from their ground state and comes in a higher oxidation state या higher excited state। यानी excited state के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इनकी ग्राउंड स्टेट से यहाँ पर S के अंदर जो थे ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ जाएंगे। और एक्साइटेड स्टेट के अंदर जब आएंगे तो यहाँ पर जो वैकेंट d ऑर्बिटल होगा, ये S है, ये p है और ये कौन सा रहेगा? d। वैकेंट d ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट रहता है। तो देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन थे 5 हमारे पास, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 5 हो गए। लेकिन जब हम इसे एक्साइटेड स्टेट के अंदर दिखाएंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइटेड होकर कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन अब भी टोटल कितने हैं? 5 हैं। 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन दिस केस इट इज प्रेजेंट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरीके से जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे तो हर बार आपको बताना पड़ेगा कि आप कब इसे +3 बोल रहे हैं, कब इसे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एक एग्जांपल लिखे हुए हैं जिसके अंदर सारी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन कर दी गई हैं। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये स्पीसीज जो है नाइट्रोजन की एग्जिस्ट करती हैं। -2 के अंदर ये -1 में, ये +3 में और ये +5 के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो आप चाहें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर भी देख सकते हैं, निकालनी आती है सबको। जैसे मान लो हम यहाँ पे ये एग्जाम्पल लेते हैं, PCl5 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। PCl5 की मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है और इसमें किसकी निकालनी है? क्योंकि हम नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे हैं तो मुझे यहाँ पे फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकालनी है। तो इसे कितना कंसीडर कर लूंगी? X प्लस क्लोरीन कितने टाइम है? 5 टाइम्स। 5 इंटू क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1 हर क्लोरीन के ऊपर इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया? X जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स X इज इक्वल टू कितना आ गया? +5। इसका मतलब क्या है? जो ऑक्सीडेशन स्टेट है PCl5 के अंदर फॉस्फोरस की वो कितनी है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। हम यहाँ जिन भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो नाइट्रोजन, आइदर नाइट्रोजन और द मेंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली ही होना चाहिए। इनके अलावा किसी और चीज की हम नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पर फॉस्फोरस के लिए निकाला है, इस केस में किसके लिए निकालेंगे? हम नाइट्रोजन के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो आप इसे चेकआउट करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सारे एग्जाम्पल आपको सोल्व नहीं करवा सकती, आप करके देखें, दिक्कत हो तो पूछ ले। अब यहाँ पर देखिए सारी मैंने सीरीज बना के लिखी हुई है। -3 -2 से लेके और ये +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डिफरेंट स्पीसीज उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन गैस N2 जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा तब मेंटेन रहती है जब दो स्पीसीज के बीच में जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है उसका डिफरेंस हो। लेकिन जब हम N2 की बात करते हैं तो दोनों ही नाइट्रोजन वर्सेस नाइट्रोजन, इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ होता है। देयर इज नो एनी डिफरेंस इन बिटवीन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देयर इलेक्ट्रिकल चार्ज, देयर साइज
किसी भी चीज़ के अंदर किसी तरीके का कोई चेंजमेंट नहीं होता, दोनों जो है वो सेम तरीके के रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है गैसीय स्टेट के अंदर वो इसकी कितनी रहती है, 0। इनफैक्ट सिर्फ इसी के केस में नहीं, चाहे हम H2 गैस ले लें, Cl2 ले लें, F2 ले लें, हर एक के केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी रहती है, 0 ही रहती है। तो ये बात आप ध्यान में रखें। एक छोटी सी बात और है यहाँ पर, डाउन द ग्रुप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम नाइट्रोजन फैमिली के अंदर डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। तो एंड इट इज मोर स्टेबल फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ। और इस वजह से जो लोअर एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा स्टेबल रहती है, क्योंकि जो इनर एस के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2, वो खुद को इनर्ट पेयर समझना स्टार्ट कर देते हैं और बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करवाते, जिस वजह से क्या होता है, ये सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो भी किसकी वजह से, जो पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर पाता है। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम बात करते हैं हाइड्राइड्स के बारे में। अब इसके अंदर देखिए जो हाइड्राइड्स हैं वो मैंने यहाँ पे जो पॉइंट हमें बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करने हैं वो मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं। हाइड्राइड्स कब कहेंगे हम किसी भी चीज़ को, जब भी कोई एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले और एक सुटेबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, हाइड्राइड ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो हाइड्राइड्स देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन के लिए मैंने कुछ रिएक्शन लिखी है, जैसे Mg3N2 है, इसे वाटर के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, साथ में NH3 मिलेगा, और ये NH3 जो है ये हाइड्राइड है नाइट्रोजन का। ओके, तो यहाँ पर ये हाइड्राइड फॉर्म के अंदर है। इसी तरीके से Zn3AS2 HCl के साथ रिएक्ट करवाया गया इसे, तब भी क्या मिला, ASH3 का हाइड्राइड मिला हमें। यही तो मेंबर्स हैं जो नाइट्रोजन फैमिली के हैं, है ना, ये सॉरी। फिर NCl3 को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, LiAlH4 के साथ में, तब भी क्या होगा, साइड प्रोडक्ट्स तो बनेंगे हर रिएक्शन के अंदर, लेकिन हमारा मेन फोकस किस पे है, हाइड्राइड्स के ऊपर, कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो हाइड्राइड्स को बनाने में हेल्प करेंगी। तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, नाइट्रोजन का हाइड्राइड बन गया है। तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर एक हाइड्राइड फॉर्म करता है, उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्राइड फॉर्मेशन। और हमारा मेन फोकस किस पे है इस यूनिट के अंदर, क्योंकि हम नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे हैं, तो नाइट्रोजन या तो नाइट्रोजन होना चाहिए, नाइट्रोजन फैमिली का कोई भी मेंबर होना चाहिए, तो उसके ऊपर फोकस रखेंगे। अब देखिए इसके बेसिक नेचर के बारे में, प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक नेचर, बेसिक नेचर का क्या मतलब है, आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा लेविस बेस, 11th के अंदर लेविस बेस एक कंसेप्ट आया था, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते थे, अगर कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की कैपेसिटी रखती है, यानी अगर कोई भी स्पीसीज जो है वो लोन पेयर को डोनेट कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, लेविस बेस कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी स्पीसीज मैंने लिखी है, हालांकि दिखाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, इन सब के ऊपर 2-2 डॉट लगा रखे हैं। इसका मतलब क्या है, इन सब के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर को डोनेट भी कर सकता है। अब नाइट्रोजन जो है इसका साइज बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, स्मॉल साइज है, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो काफी हाई रहती है इसके ऊपर, तो ये बहुत इजीली अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है किसी भी इनकमिंग स्पीसीज को। तो इस वजह से क्या रहता है, सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका रहता है, NH3 का रहता है। इसके बाद PS3, इससे कम ASH3, और इससे कम SbH3। जितना साइज बड़ा होता जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें एकोमोडेट करने की पावर उन एलिमेंट्स की बढ़ती चली जाती है, तो वो इतना इजीली अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं करेंगे। इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है ना, तो ये क्या करेंगे, आराम से अपने लोन पेयर को रख सकते हैं। जबकि नाइट्रोजन के पास कोई भी वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, स्मॉल साइज होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा हाई रहती है, तो ये लोन पेयर को इजीली डोनेट कर सकता है, इसलिए NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग लेविस बेस के नाम से जाना जाता है। अब यहीं पर एक छोटा सा जो कंसेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए NH3 की स्ट्रक्चर बना रखी है, पैरामिडल शेप की होती है ये PS3 की बना रखी है। दोनों की जो स्ट्रक्चर है लगभग सेम है, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस क्या है, ये यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर दोनों के पास, ठीक है। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो है 107.8 डिग्री, 107.8 डिग्री का, और यहाँ पर है 93.6 डिग्री का। ओके, तो इन दोनों के अंदर जो लोन पेयर है उनके अंदर इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है कि यहाँ तो 107.8 है और यहाँ पर सिर्फ कितना रह गया, 93.6 बच गया।
तो देखिए जो नाइट्रोजन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए होंगे, एक हाइड्रोजन ने दिया है और एक किसने दिया है, नाइट्रोजन ने दिया है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास रख लेगा। इसी तरीके से इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन के सराउंडिंग में बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो जिस वजह से क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से ये क्या करते हैं, आपस में रिपल्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। और रिपल्शन की वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे से फार अवे जाने की कोशिश करते हैं। तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107.8 डिग्री का रहता है। जबकि इस केस के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फास्फोरस की कम है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो इसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि ये हाइड्रोजन के बॉन्ड को अपने पास हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख सके। ठीक है, तो इसके जो फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन है वो तो यहीं रहेंगे, लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ तक ही मूव कर पाते हैं। ये बिल्कुल पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी सराउंडिंग में अकोमोडेट नहीं करवा सकता है। तो इस वजह से क्या होता है, रिपल्शन कम होता है, और कम रिपल्शन होगा तो एक दूसरे से फार अवे नहीं जाएंगे, भाई रिपल्शन होगा तो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हाई हुई नहीं, तो रिपल्शन भी नहीं होगा, रिपल्शन नहीं होगा तो जो बॉन्ड एंगल है वो 93.6 डिग्री का ही रहेगा, कम रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रेगुलरली इंक्रीज करता है जब हम मूव करते हैं pH 3 से। ठीक है, तो रेगुलरली वो क्या करेगा, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर देखिए मैंने ग्राफ भी बना के दिखाया हुआ है। सबसे कम किसका है, pH3 का, फिर ASS3 का, फिर SbS3 का, ये इस तरीके से इंक्रीज करता जा रहा है। लेकिन एक्सेप्शनली इस केस के अंदर जो NH3 है इसका बॉइलिंग पॉइंट सेकंड नंबर के ऊपर आता है। देखिए सबसे ज्यादा हाई तो इसका है, सेकंड नंबर के ऊपर किसका है ये, फिर थर्ड पे ये है और फोर्थ पे ये, यानी सबसे कम तो pH3 का है, सबसे ज्यादा SbS3 का है, लेकिन एक्सेप्शनली जो NH3 है इसका भी बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई है। ऐसा किस रीजन की वजह से होता है, यहाँ पर देखें आप, जो NH3 मॉलिक्यूल्स है इनके पास कैपेसिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की। ये जो डॉटेड लाइन से यहाँ पे दिखा रखा है, ये क्या चीज दिखा रखी है मैंने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ड्यू टू प्रेजेंसी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो NH3 होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई चला जाता है। किस वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। दूसरी बात, SbH3 का इतना हाई क्यों है, NH3 के अलावा तो कोई भी इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही नहीं रहा है। जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होते जाते हैं। जितना ज्यादा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा किसी भी कंपाउंड के लिए, उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा चला जाएगा। तो यहाँ पर SbH3 जो है वो बहुत लार्जर साइज का होता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा अमाउंट में काम करते हैं, जिस वजह से इसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रहता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से NH3 सेकेंड नंबर के ऊपर आ गया, इसके बाद ASS3। लेकिन जो pH3 है इसके पास ना तो इसका साइज बहुत बड़ा है कि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा काम कर सके, ना ही बेचारे के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस रीजन की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम रह जाता है। ओके, समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड भी बिल्कुल सेम है, बस एक थोड़ी सी चेंजमेंट है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो NH3 का होता है। रीजन आर सेम। यहाँ पर जो NH3 है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट है NH3 का वो सबसे ज्यादा हाई रहता है। उसके बाद वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम करना शुरू करते हैं, तो सेकेंड नंबर के ऊपर SbH3, इससे कम ASS3 और सबसे कम किसका रहता है, pH3 का रहता है। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। जो NH3 है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, जबकि और कोई भी हाइड्राइड वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। ऐसा किस रीजन की वजह से होता है, NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और H2O जो है वो भी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है। दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, तो जब भी इन्हें आपस में मिक्स किया जाएगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबल रहते हैं, इजीली मिक्स हो सकते हैं, सॉल्युबल हो सकते हैं। जबकि बाकी के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो वो सॉल्युबल नहीं होते। अब बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, जब भी आप किसी बॉन्ड को, जैसे मान लो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, दोनों का साइज जो है वो लगभग सिमिलर होता है, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता साइज के अंदर। तो अगर हम इस बॉन्ड को देखें तो ये बहुत ही क्लोजली पैक रहता है, बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड रहता है। अगर हम इसे एनर्जी देना शुरू करें तो क्या इतनी आसानी से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक है यहाँ पे। ओके, तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो NH3 की सबसे ज्यादा रहती है।
ठीक है, किसकी सबसे ज्यादा रहती है? NH3 की। इसके बाद PH3, इसके बाद ASS3 और इसके बाद SbH3 की थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। यानी इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसे जितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वो उतना ही ज़्यादा थर्मली स्टेबल रहेगा। तो NH3 जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है, जबकि SbH3 के अंदर जो Sp है ये तो इतने बड़े साइज का हो गया और जो हाइड्रोजन है बेचारा वो इतने से साइज का रह गया। ठीक है, तो अब इनके अंदर तो कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं। अगर हम इन्हें एनर्जी देंगे तो ये इजीली बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, यानी थर्मल स्टेबिलिटी इनकी कम है। क्लियर? रिड्यूसिंग नेचर जो होता है वो थर्मल स्टेबिलिटी का जस्ट अपोजिट रहता है। किसका अपोजिट रहेगा? जो रिड्यूसिंग नेचर है वो थर्मल स्टेबिलिटी का अपोजिट रहता है, यानी जो थर्मल स्टेबिलिटी है उसका अपोजिट ट्रेंड बनाना है हमें और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। यानी रिड्यूसिंग नेचर का मतलब है कितना इजीली आप हाइड्रोजन यहाँ से प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो अभी मैंने बताया कि थर्मली सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा है? SbH3 सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, थोड़े से अमाउंट में एनर्जी देते ही है। हाइड्रोजन जो है यहाँ से Sb के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है उसे तोड़ के चला जाएगा। तो रिड्यूसिंग नेचर के अंदर भी यही बात आती है कि कौन इनमें से कौन सी स्पीसीज सबसे इजीली जो हाइड्रोजन है उसे एलिमिनेट करवा सकती है। तो SbH3 जो है इसका साइज जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का साइज है वो कंपेरेबल है, जिस वजह से इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है, इतना इजीली हाइड्रोजन को नहीं जाने देगा। जबकि जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं साइज जो है इस सेंट्रल एटम का वो बढ़ता जा रहा है। नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर हैं उनका साइज बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से वो क्या करेंगे, इजीली जो बॉन्ड है उसे हम एनर्जी के थ्रू थोड़े से अमाउंट में भी एनर्जी देंगे तो उस बॉन्ड को इजीली ब्रेक करवा सकते हैं। जितना इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा उस कंपाउंड का। तो यहाँ पर जो हाइड्राइड्स हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमने कंप्लीट पढ़ ली हैं। तो इनमें अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप अपने नोट्स बनाएं और इन्हें कंटिन्यू अपने साथ साथ पढ़ते रहें।